एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस ये बताता है कि जो रेसिस्टेंस है हमारा वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस को पढ़ चुका था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ये एक प्रतिरोध होता है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। ये सब वगैरह वगैरह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके थोड़ा सा प्लीज़ चेकआउट करके आइए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि जिसको रेसिस्टेंस समझ में नहीं आता है उसको लॉ ऑफ रेसिस्टेंस का भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बताता ही यही है कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। और अगर आपको रेसिस्टेंस ही नहीं पता तो किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं, उससे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर किसी को रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं छोटा सा रिकेप दे देता हूँ, भले ही आप देख के वीडियो को आओ या ना आओ, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है, उसको हिंदी में हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट का फ्लो का विरोध करना। आप कह सकते हो कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक वायर है तो हमें जैसे कि पता है उसमें हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहता है। और इलेक्ट्रॉन बहने के कारण करंट जनरेट होता है। तो उस करंट जो जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसको थोड़ा सा रोकता है, करंट का बहाव को थोड़ा सा रोकता है। और उस रोकने का जो प्रॉपर्टी है उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। वो रेसिस्टेंस की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो देख लो पहले आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ये जो नियम है ये एक्चुअली में मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बताता है कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है हमारा लेंथ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि जो रेसिस्टेंस है हमारा वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हमारा लेंथ बढ़ेगा वायर का तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि कोई अगर हम लोग एक लंबी तार ले लेंगे तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही होता है। और देखो, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि दूसरा जो है वो क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर का, किस पे, एरिया पे। यानी कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी कि अगर मोटा तार में हम लोग करंट को ले जाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस कम होगा, और पतली तार पे ले जाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इन दोनों चीज़ों पे जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे कि मान लो जो रेसिस्टेंस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का है। यानी कि अगर हम मान लो कोई एक बहुत लंबा तार लेके जा रहे हैं, बहुत दूर को हमें करंट को लेके जाना है, मान लो कम से कम हमें लेके जाना है, हम लोग मान लीजिए एक मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर को लेकर चल गए करंट तुम्हारे घर से। तो हमें तार भी क्या करना पड़ेगा, एक बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा। और लंबा तार होने के कारण क्या होगा, वोल्टेज यहाँ से वहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो हमारा है वो बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसको फ्लो को ये रोकता है। तो करंट को फ्लो को रोक देगा तो करंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत लंबा तार को हमें यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। तो इसीलिए हम शॉर्ट जो रास्ता होता है करंट लाने का, उसका मतलब शॉर्ट में लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। और अगर एरिया को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि मान लो हमें एक बहुत बड़ा मोटर चलाना है, ठीक है। और हम लोग एक एकदम पतला सा तार लेके आ जाते हैं, और पतला सा तार में हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो कम दामी, ठीक है, मतलब जो उसका बहुत कम प्राइस होता है, उस प्रकार का एक वायर लेके आ जाते हैं। और उसमें हम लोग एक बहुत हैवी मोटर को चलाने का ट्राई करते हैं। तो उस पतला सा वायर जो है वो एक बहुत बड़ा मोटर को चला पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि क्या, वो इतना पतला है कि उसका एरिया जो है वो क्या है, वो बहुत कम है। और एरिया बहुत कम है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एरिया कम होने के कारण रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पतला सा वायर क्या होगा, चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए नहीं चला पाता है। समझ में आया आपको, क्यों हम लोग मतलब जैसा जिस टाइप का हमें काम करना है उस टाइप का वायर लाते हैं। अगर हैवी काम करना है तो हमें हैवी हैवी वायर चाहिए, मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा, ताकि रेसिस्टेंस उसमें कम हो, समझा। तो इसीलिए हम लोग जो तार को देख के और अच्छे से मिस्त्री से या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया होते हैं उनसे पूछ के लाते हैं कि किस प्रकार का तार चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी ऐसे छोटे मोटे जो बल्ब वल्ब जलाते हैं उसी से भी हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास लॉ मतलब लॉ ऑफ रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनता है एक्चुअली में। तो देखो,
हमें तो पता चल गया डेफिनेशन के हिसाब से कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। ये चीज़ होता है कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ जो है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन जो है इनको हम लोग कंबाइनिंग कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर एक फॉर्मूला आएगा जो कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का भी हम लोग कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो है इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग कर लेते हैं। एक तो जो हमारा वो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा आया था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखो आर आर इधर इक्वल है दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो आर ले लिए हैं, एंड प्रोपोर्शनल भी कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। एंड आर और 1/a को अगर हम लोग मान लो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एल को 1 से 2 करेंगे तो एल ही आएगा, तो L/L लिखनी है। ठीक है, ये जैसा था वैसे ही सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। देखो बदलाव कुछ नहीं हुआ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, बस इतना ही हुआ है और कुछ बदलाव नहीं हुआ, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो जैसे ही हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक मतलब एक नियम है, साइंस का नियम होता है कि हम जैसे ही कोई भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट देना पड़ता है। कांस्टेंट जो होता है वो क्या देना है क्या नहीं देना है, साइंटिस्ट लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शनल को जैसे हटाए हम लोग तो आर इक्वल टू रो L/A, इसका कांस्टेंट जो इसको रो कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रो। तो ये वाला साइन जो है इसको रो पढ़ते हैं हम लोग, तो आर इक्वल टू रो L/A, यही हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, और लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में आपको एग्जाम में अगर लिखने को लिए आता है तो एज इट इज जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसको हार्डली आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने समझाया आपको, आप तो समझ ही चुके हैं, किसी ने नहीं समझा तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को फिर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट रहे आपको तो आप लोग हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इससे पिछले वाला वीडियोस और कोई भी चैप्टर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पर डला हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।